अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है मेरी तमाम बहनें ठीक होंगी। आज मैं जो नावल पढ़ने जा रही हूँ वो लिखा है जरका सिकंदर ने, जिसका नाम है मिजाजी खुदा। चलें जी, पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। ये कुर्ता कैसा प्रेस किया है मेरा, आस्तीन की करेज तक तो सलीके से बैठाई नहीं गई तुमसे फोहड़ औरत। जुनैद और जैन अपनी छोटी खाला आफिया के घर आए बैठे हुए थे कि उजले सफ़ेद कपड़ों में रिफ़त खालू अचानक ही कमरे से बाहर आए और आते ही एकदम धाड़े। हजार बार कहा है कि मेरे कपड़ों को हाथ मत लगाया करो, खुद ही कर लूँगा मैं। कोई काम ढंग से आता कभी है तुम्हें? रोटी है तो वो मोटी मोटी थोप लाती हो, और वही दही जमाना तो आज तक तुम्हें आया ही नहीं। वो मैंने तो बड़ा ही दबा के इस्त्री की थी, खाला मन मनाई। शोहर का बिगड़ा मूड देखकर इनकी ज़बान लड़खड़ाई, रंगत पीली पड़ गई और हाथ में पकड़ी चाय की ट्रे भी लर्ज उठी। अकल कहीं बाजार से मोल आती तो छटांग भर तुम्हें भी ला फंकवाता, कुछ तो फाका होता। इस सूरत हाल में जुनैद और जैन की हालांकि बेइज्जती पर निदामत से दंग रह गए थे। इन दोनों भाइयों के लिए मुंह में रखे कबाब को निगलना मुश्किल हो गया, जबकि हालू मेहमानों का लिहाज किए बगैर हाला को बेनुक्त सुना कर जिस तेज़ी से बरामदे आए थे, इस रफ्तार से वापस हो लिया। हमें भी अभी चलना चाहिए। आंखों ही आंखों में एक दूसरे को उठने का इशारा करते हुए दोनों खड़े हुए। तुम लोग तो सुकून से चाय पियो और ये समोसे और कबाब भी सारे खत्म करने हैं बच्चों। इनकी किसी बात का बुरा ना मानना। आदत से मजबूर है, जबान के कड़वे जरूर है मगर दिल के बुरे नहीं तुम्हारे खालू। अपनी घबराहट पर फौरन ही काबू पाकर हाला, जो कि अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी, भांजों का इरादा बांध कर झट से बोली, नहीं हाला, ऐसी कोई बात नहीं। अम्मी ने तो जल्दी वापस आने की ताकीद की थी, अभी कुछ और घरों में मिठाई देना बाकी है। हाला के खलूस का पास करते हुए आया कि जैन ने ज़रा उज़र तराशा तो जुनैद ने भी भाई की तायद में सर हिलाया। गो हाला के साथ हालू की बदसलूकी के बाद इन दोनों के लिए मज़ीद रुकना दुश्वार हो गया था, मगर फिर भी हाला के इसरार और बड़े बड़े दो तीन घूंट में ही चाय खत्म करके वो जाने के लिए उठ खड़े हुए थे। हाय मेरी बहन बेचारी की किस्मत, एक खरांट और बदमिजाज इंसान से पाला पड़ गया इसका। बेटों की ज़ुबानी सारा वाक़या सुनकर बड़ी आपा ने धड़ाधड़ सीना पीट लिया। यही तो रोना है इस मगरूर इंसान के नज़रों में आफी के कुछ वक़्त नहीं। तुम बच्चों के आगे हमने एक भरम रखा हुआ होता तो सो वो आज भी टूटा। अफसोस है वो बार बार हाथ मले जा रही थी, अब इसे अपनी खुशी में तो शरीक करना ही था। बच्चे का मेडिकल कॉलेज में दाखिला हुआ है, जहाँ सब मैके ससुराल वालों को भी मिठाई भेजी, वहाँ बहन को भला क्यों कर बोलती। फिर बच्चों के हाथ इसलिए भेजी कि हम कम अज़ कम इनका ही लिहाज कर लेगा। हमसे तो इसे खार है, सालों बाद मेरे बच्चे हाला कर गए हैं, मगर इसकी वही पुरानी आदत है, ज़रा ज़रा इसी बात को लेकर आफी को जलील करना और कोई आया गया ना देखना। उन्होंने फ़ौरन ही छोटे भाई नईम को भी फ़ोन कर घुमा डाला और लगी आहोजारी करने। फिर क्या करना है इस लावारिस का? अम्मा बाबा तो नहीं रहे तो क्या हम सब भी मर गए हैं इसके लिए? अब क्या इस दिन के मुंतज़िर हो भैया, जब वो तुम्हारी बहन को हाथ से पकड़ घर से निकाल बाहर करेगा? क्या कहूँ आपा? आफी ही हर बार मना कर देती है, वरना मैं तो कभी ना रहने देता अपनी बहन को इस जल्लाद के पास। बड़ी आपा ने तमहीद यूं बांधी थी कि नईम मामू इनकी बात का मुद्दा समझ गए। इन्हें इतना तहश आया कि वो फ़ोन फिर ही आपे से बाहर होने लगे। हम तो रिफ़त को अपनी बहन देकर कसूरवार ही ठहर गए। इसने तो अपनी और माँ जी की भर भर के हिदमतें भी करवा ली, हमारी बहन से भी, फिर जलील भी से ही करता फिरे। ये अच्छा दस्तूर हुआ जी, ये कम वक्त तो आफी को सास नंदों को भी कमी महसूस होने नहीं देता। खुद ही सारे किरदार निभा कर बीवी का जीना हराम किए हुए है। आपा का गुस्सा भी गोया सवा नेजे पर था। ऊपर से हमारी आफी भी ना पूरी अल्लाह मियाँ की गाय हैं, इससे बात करनी आए ना आए शोर से हक मनवाना। ये जरा जरा सी लड़कियां हैं आजकल की, और कैसे शोरों को काबू में कैसे किए हुए हैं। वो सिर्फ इन्हीं इशारों पे नाचते हैं, और हमारी लड़की बिल्कुल सीधी है, मंजली पुप्पो पर जो चली गई है। अम्मा बताया करती थी वो भी ऐसी ही थी, अक्सर मियाँ से मार खाकर आ जाती, मगर फिर भी इसी के नाम की माला जपे जाती। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त कही है आपने। आप ना नईम भाई भी इनसे 100% मुत्तफिक थे। मैं फिर भी कह देती हूँ, नहीं मगर तुम पर दो रोटी बारी है बहन की, तो फिर साफ साफ बता दो, मैं खुद जाकर ले आऊँगी अपनी माँ जाई को। पड़ी रहेगी यहाँ घर के किसी कोने में, कम अज़ कम इस जाबर के कहर से तो बची रहेगी। मेरे भाई हमारे बड़े ही कहते थे कि टूटे बाजू अपने ही गले लगाते हैं। आपा के लिए खुद पे काबू पाना मुश्किल हो गया तो ज़ारो की तार रो दी। माँ बाप के इकलौते चश्मो चिराग रिफ़त महमूद की बदमिजाजी सारे ख़ानदान में मशहूर थी। छोटी उम्र में अब्बा का इंतकाल हो जाने के सबब इन्हें अम्मा का सहारा बनना पड़ा। खेलने की उम्र में मुआशी ज़िम्मेदारियाँ संभालने लगे। दिन में स्कूल जाते और शाम में हुजरी की एक फैक्ट्री में भी काम करते। बीए पास करते ही इन्हें गवर्नमेंट के किसी महकमे में नौकरी भी मिल गई। लेकिन बचपन की तमाम महरूमियाँ झंझलाहट बनकर इनके रवैये से झलकने लगी थी। आफिया ने इनसे शादी को 13-14 बरस बीत चुके थे, मगर ताहार कोई फूल इनके आंगन में ना खिल सका। मगर कुछ शुगर और ब्लड प्रेशर जैसे अमराज ने ऐन जवानी में ही लाख होकर इन्हें मजीद चिड़चिड़ा बना दिया। दोस्त रिश्तेदारों से मिलने से कतराते और ईद त्यौहार को ही शक्ल दिखाते, जबकि दफ्तर में साथी भी इनसे ज़रूरतन ही हम कलाम होते। ले देखे एक शरीक हयात भी बची थी, जो माँ वक्त के ज़ेर ताब रहती। ये कोई मौका महल देखते ना आएगे का लिहाज बस मामूली सी बात को बुनियाद बनाकर बिगड़ जाते। बेचारी घर भी संभालती और इनके तमाम काम भी सर अंजाम देती, साथ ही शोहर की डांट फटकार भी वसूल करती।
साथ जब तक हयात रही आफिया ने दिलो जान से इनका ख्याल रखा, मगर जवाबन रिफत की तरफ से कोई शुक्रिया, कोई तारीफ़ी जुमले या फिर मोहब्बत के दो बोल तो कुजा वो उल्टा ये दोस्त ज़रूर जमाने लगे। तुमने अगर मेरी माँ की खिदमत ना की होती तो कब का तुम्हारी नालायकियों पर कागज़ देकर फारग कर चुका होता। इतवार की छुट्टी के सबब इस रोज़ रिफ़त घर पर थे। खाना तैयार होने में ज़रा देर हो गई तो वो आफ़ी पर खफ़ा होने लगे। जल्दी जल्दी हाथ चलाती आफ़ी से बदहवासी के आलम में चाय का थर्मास गिरकर टूट गया। बस ये फिर ये क्या, ये तब गए। अब तुम्हारी खोपड़ी में चाय डालकर रखूँगा क्या? ब्लड प्रेशर हाई हो गया। इन्हें सुस्त निकम्मी और न जाने क्या कुछ कहा। बस अब ना रुकूंगी यहाँ, बहुत करवा ली इज़्ज़त। आफ़ी का हौसला भी दिन ब दिन जवाब देता जा रहा था। जब इनकी नज़रों में इतनी ही बुरी हो तो फिर यहाँ रहना भी बेसूद है। फ़ौरन ही फ़ोन करके नईम भाई को बुला लिया, जैसे जा रही हो वैसे ही आओगी, मुझसे कोई उम्मीद ना रखना, तुम्हारे तरले मिन्नत करके वापस ले आऊँगा। बुर्का ओढ़े दो जोड़े बैग में डाले और जाने को तैयार खड़ी, जाती हो तो जा, मेरी जूती को भी परवाह नहीं, पहले क्या संवारती थी मेरा जो अब तुम्हारी कमी महसूस करूँगा। आफ़िया का अटल इरादा देखकर इन्हें भी यकीन हो चुका था, अब ये रुकने वाले नहीं। बीबी की इतने सालों की खिदमत और वफादारी को फरामोश करके उन्हें भी आंखें माथे पर रख ली थी। हाय, इनकी नज़रों में ये वक़्त थी, मेरी भी दिल में छुपी किसी मुबहम सी उम्मीद ने दम तोड़ा। वैसे भी रोज़ रोज़ की सलावातें और नुक्ताचीनी सह सह कर वो उकता गई थी। नईम भाई बाहर मोटर से बाइक पे बैठे सवार इनका मुंतजर थे। चुप साधे साथ होली फिर भी घर से निकलते वक्त एक बार फिर मुड़कर पीछे ज़रूर देखा था, मगर रिफ़त इतनी देर में अंदर जा चुके थे। वैसे भी रोज़ रोज़ की सलावातें और नुक्ताचीनी सह सह कर वो उकता गई थी। चुप सादे साथ होली फिर भी घर से निकलते वक्त एक बार मुड़कर पीछे ज़रूर देखा था, मगर रिफ़त इतनी देर में अंदर जा चुके थे। ज़रीन भाभी का रवैया इनके साथ बहुत अच्छा था। नईम भाई भी भाभी भी आते जाते जो हैं हाल अहवाल ज़रूर दरियाफ्त करते। हर तरह से बहन का ख्याल रखते। आफ़ी ने भी जल्द ही घर के कामकाज में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। उन्होंने भी शायद भाभी की नज़रें पड़ ली थी कि बीबी और कितना आराम करोगी, या जब यहाँ रहना है तो घर के काम भी देखना होंगे। फिर वो वक्त भी आया जब नईम भाई के घर में तमाम काम ही आफ़ी के सुपुर्द हो चुके थे, जिन्हें अंजाम देते देते दिन से रात हो जाती और वो थक हार कर बिस्तर पर जा गिरती। नईम भाई के यहाँ एक माह मुकम्मल होते ही बड़ी आपा इन्हें लेने आ पहुंची। यहाँ भी घर बार और बच्चे इनके हवाले करके आपा हर काम से बेनियाज हो गई। पूरा दिन बिस्तर पर बैठती उठती बैठती हैं, बीच में एक दो बार मोहल्ले का चक्कर भी ज़रूर लगा आती। घर में बच्चे अलग अपनी अपनी पसंद की चीज़ें बनवाने की फरमाइशें करके हाला को हिलाए रखते। तेरी ऐसे की तैसी। आफ़ी को मैके आए तकरीबन 6-7 माह हो चले थे। जब एक शाम हलीम का बड़ा सा पतीला चूल्हे पर चढ़ाए वो घूटा लगा रही थी कि अचानक किसी ने इनकी कमर पे आध मुक्का का रसीद किया। हाय मेरी माँ, उन्होंने तरक वो पसली पकड़ ली। क्यों रे कमबख्त, यहाँ देगचे भर भर के पकाए खाने पकाने में तुझे कुछ कुछ तकलीफ नहीं, और वहाँ मेरे घर में रहते हुए क्या मौत पड़ रही थी। एक ज़रा सी डांट ही तो देता था, क्यों रूठ कर मेके आ बैठी है। तुझे मेरे घर रानियों की तरह रहना रास नहीं आया, तभी तो यहाँ खुशी खुशी अपने बहन भाइयों के घरों में गुलामी करती भी रही है। इफ़त बेसाख्ता आफ़ी के मुँह से निकला। फ़ौरन ही पलट कर देखने लगी, मगर यहाँ वहाँ कोई भी ना था। बेशक ये एक महज वाहमा था, जो कुछ गलत भी ही ना था। सोच में पड़ गई। जिस रोज़ से अपने घर से बाहर कदम निकाला है, मुसलसल काम में ही जती हुई हूँ। नईम भाई और आपा के घरों में के दरमियान घन चक्कर बनी मजाल है, जो चंद लम्हों के का आराम मैसर आ जाए। और इधर घर में रिफत और मैं दो लोगों के काम ही कितने थे। फुर्सत ही फुर्सत, मेरा ही राज था। आराम भी करती थी और अल्लाह अल्लाह भी। कोई नमाज कज़ा ना होती, मगर अब भले वो ज़बान के तलख थे, मेरी ज़रूरत है तो बिन कहे पूरी कर देते। आफ़ी, तूने क्या किया? घर की दहलीज पार के खुद अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार बैठी है। हामिया तो इफ़त में भी थी, ज़रा गौर किया तो खूबियों का पलड़ा भारी निकला। तुम होश में तो हो आफ़ी, जो वापस में इस इंसान के पास जा रही हो? अब तो वो जालिम शेर हो जाएगा। देखा भाई, 4 दिन ना खिला सका। नईम भाई इनका फैसला सुनते ही हत्ते से उखड़ गए। मगर भाई, मेरा जाने ही में ही बेहतरी है। मुतसिर सा जवाब देकर वो हाथ में पकड़ा बुर्का झाड़ कर पहनने लगी। तो फिर खुद ही जाओगी? मैं हरगिज़ झगड़ालू के मुँह नहीं लगने वाला। उन्होंने भी दो टोक फैसला सुनाया। फिर मैंने तुम्हें अपनी बहन समझ कर रखा है, फिर भी कोई गलती होगी तो माफ़ कर देना। अपने राम के दिन खत्म होते देख कर ज़रीन भाभी की आंखें छलक उठी। अब जब तुम जाने का कसद कर ही बैठी हो तो ज़रूर जाओ। इस घर के दरवाजे तुम पर हमेशा खुले रहेंगे, मगर इतना याद रखना, ऐसे मर्द भी कभी सुधरे हैं भला। भाभी को भी जैसे पक्का यकीन था कि आफिया फिर वापस आएंगी। मैं पूछती हूँ तुझे तकलीफ़ क्या है इधर जो वापसी का सोच बैठी है? बड़ी आपा को भी बहन के जाने की खबर हो चुकी थी। वो इन्हें रोकने के लिए दौड़ी चली आई। वो अगर इतना ही अच्छा होता तो तुझे लेने आता, एक फ़ोन तक तो कर ना सका। क्यों हमें इस कमबख्त के आगे नीचे दिखाने पे तुली हुई है? बाहर गली में फटफटाता हुआ एक रिक्शा भी आन रुका था। आफी लपक कर इसमें जा बैठी, जबकि आपा बड़ी बेबसी से बहन को जाता देखने लगी।
دوپہر ڈل رہی تھی جب آفی نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ آ گئی ہو واپس؟ انہیں باہر دروازے پہ کھڑا دیکھ کر عفت نے قطعاً کسی اچنبھے کا اظہار نہ کیا۔ ان کے ہاتھ میں دھلے ہوئے موزے اور بنیان تھے۔ واپس پلٹ کر وہ جنہیں تار پر پھیلانے لگے۔ وہ سست قدموں سے چلتی صحن کے وسط میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ دھول مٹی سے اٹے صحن میں پھول اور پودے مناسب پانی اور توجہ نہ ملنے سے جانے کب کے مرجھا چکے تھے۔ دیوار پر ایک جانب پھیلی انگوروں کی بیل سوکھ کر ڈھلک پڑی تھی۔ ڈبہ تو موجود تھا مگر اس میں مرغیاں ندارت اور ان کے پالتو بلی بھی غائب تھی۔ ذہن کی خستہ حالی پر ان کا دل رو اٹھا۔ دیکھ رہی ہو آفی، تمہارے بغیر سب کچھ کیسے ویران ہو گیا۔ کپڑے تار پر پھیلا کر عفت نے بالٹی نل کے پاس لا رکھی اور انہیں دیکھ کر بولے جو ابھی تک وہیں جمی کھڑی تھی، پگلی ایسے بھی کوئی اپنا گھر چھوڑ کے جاتا ہے؟ ایک ذرا سا ڈانٹ ہی تو دیتا تھا تمہیں۔ وہ کروفر اور دبدبا جوان جو ان کا حادثہ تھا سرے سے ہی غائب۔ چاہتے ہوئے اتنا بھی نہ سوچا کہ اس گھر کو اور مجھے تمہاری کتنی ضرورت ہے۔ یہ رفت ہی ہے نا؟ ادھر تو کایا ہی پلٹ گئی۔ عافیہ کو اپنی سماعتوں پر یقین کرنا مشکل ہو گیا۔ اگر ایسا ہی تھا تو آپ لینے آ جاتے۔ زبان پر ٹھہرا شکوہ لبوں سے آن پھسلا تھا۔ رفت ان کی بات پر ہنس دیے اور ہنستے ہنستے قریب چلے آئے۔ عافیہ سہم کر انہیں دیکھنے لگی۔ ہونٹوں پر کھیلتی ہنسی کا بھرپور ساتھ دیتی سرمئی آنکھیں اور سامنے کے دو دانتوں کے درمیان بنا کھلا وہ بے حد اچھے لگ رہے تھے۔ دیکھنے میں کوئی اتنے برے بھی نہیں۔ اتنے سالوں میں شاید پہلی بار وہ انہیں غور سے دیکھنے کی جرات کر پائی تھی۔ تمہاری شکایت بجا ہے آفی۔ آج اگر تم نہ آتی تو میں کل ضرور ہی تمہیں لینے پہنچ جاتا۔ ان کا دھیما لہجہ لفظوں میں بھرا رس۔ قریب تھا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر جاتی۔ اب یوں ہی کھڑی رہو گی یا اندر بھی چلو گی؟ جاؤ برقع اتارو اور منہ ہاتھ دھو کر بیٹھو، میں کچھ کھانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ انہیں حیران و پریشان چھوڑ کر رفت موٹر بائیک نکالنے لگے۔ ایک اونچا لمبا صحت مند وجود۔ آفی میں سکون اور تحفظ کا احساس بھر آیا تھا۔ وہ انہیں جاتا دیکھتی رہی یہاں تک کہ وہ گھر سے باہر نکل گئے تو وہ خود بھی آئندہ کبھی یوں روٹھ کر اپنے گھر کی دہلیز پار نہ کرنے کے ارادے کے ساتھ کمرے کا پردہ ہٹا کر اندر چلی گئی۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ تھا میرا آج کا چھوٹا سا ناول۔ امید ہے آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ آپ سب دیکھتے تو ہیں ویڈیو لیکن لائک اور سبسکرائب کوئی کوئی کرتا ہے۔ پلیز میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔